इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 2 चैप्टर 2.2 द सोवेनियर जो पेज नंबर 24 में दिया गया है। द सोवेनियर मतलब थिंग दैट इज केप्ट, जो चीज़ें जिन चीज़ों से हमें अपनी पुरानी याद आ जाती है उसे सोवेनियर कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for so long. Still, she didn't seem to be contented. She had read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. अब यहाँ एक लड़की है साइली जो स्पेस पे जा रही है। स्पेस शटल मतलब एक रॉकेट जैसा उसे बोलते हैं, ऐसा व्हीकल जिसमें बैठकर हम स्पेस पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेस शटल है जिसमें साइली बैठी हुई है और ऐसे बैठी हुई है, वो एक विंडो से ऐसे चिपक के बैठी हुई है और बाहर का व्यू देख रही है कि उसे उसकी नाक भी प्रेस हो रही है। इतना वो ध्यान से विंडो के बाहर सब कुछ देख रही है। ठीक है, शी हैड रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्यू सेवरल टाइम्स, उसने इस तरीके के डिस्क्रिप्शन अपने बहुत बार सुना है और देखा है कहाँ पर, वीडियोज में। But this was different. Reading the description was one thing. Watching the pictures and videos captured by the camera was another thing. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes being indeed an out of the world experience. तब वो उसके साथ क्या हो रहा है कि वो तो स्पेस शटल में बैठ के जा रही है स्पेस में, पर पढ़ना वीडियोस में पिक्चर्स में देखना एक अलग बात होती है, पर खुद से कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करना वो बहुत अलग बात होती है। वो खुद से अपने फिजिकली प्रेजेंट होके वो चीज़ें देख रही है जो उसने वीडियोस में देखा था या पिक्चर्स में देखा था स्पेस के बारे में, है ना। तो उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे बहुत बड़े पैमाने में वो एक अपने आंखों से खुद देख सकती है। तो उसको इतना अच्छा फील होता है सब देख के कि उसको लगता है मैं उस आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, दुनिया से बाहर हूँ। बहुत ही खुशी होती है वो सब चीज़ें देख के उसको। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग हर आउ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू एबेट, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई कि कितने देर वो बैठी रहे, उसको कुछ इतनी खुशी रहती है उसे कि वो सब चीज़ें उसको मैटर नहीं करती कितनी देर बैठी रहे फिर भी। द अर्थ ग्रेजुअली अपियर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। द अज़ूर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट। अब वो जैसे जैसे स्पेस आसमान में जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, तो वैसे वैसे अर्थ जो होती है वो छोटी होती जाती है और क्या होता है, अज़ूर मतलब ब्राइट ब्लू कलर का स्काई हो जाता है फिर और वो लुकिंग जेट ब्लैक, फिर वो काले कलर का हो जाता है जैसे वो आसमान में चली जाती है। तब तो क्लाउड्स भी डिसअपियर हो जाते हैं और एकदम डार्क ब्लू कलर का आसमान रह जाता है जहाँ पर स्टार्स जो है शाइन कर रहे होते हैं। दिस ट्रिप टू द मून वॉज exorbitantly expensive, but still Sally's mother had sent her on the trip. ये जो मून पर जाने का चांद पर जाने का ट्रिप था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, फिर भी साइली की मदर ने उसको उस ट्रिप पे भेजा। In our childhood, we could not even think of such long distance trip. The longest trip meant going to Europe. If you are getting this opportunity, make the most of it, said mummy. तो साली की मम्मी कहती है कि हमें तो हमारे बचपन में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये तो बहुत दूर की बात है।
सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप करना मतलब यूरोप तक ही जाना, ऐसा उनके ज़माने में होता था। पर उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छा एक मौका मिला है, तो उसे कर दिखाओ, ऐसा उसकी मम्मी कहती है। Oh mummy, Neha's grandmother was saying that in her childhood, the longest trip for school children used to be only up to Delhi or Kolkata. It seems so funny, isn't it? Said Silas, laughing. Remembering the incident made her laugh even now. Oh mummy, ऐसे Neha's grandmother जो उसकी फ्रेंड थी, Neha's grandmother was saying that कि उनके ज़माने में लॉन्गेस्ट ट्रिप कहाँ तक होती थी स्कूल की? दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली या तो फिर कलकत्ता। तो ये बहुत फनी बात है ना, ऐसा वो साइली कह के हंसती है। तो ये सब चीज़ें रिमेंबर करके, मतलब उनको चीज़ें इंसिडेंट याद करके हंसते हैं। Now the shuttle was getting closer and closer to the moon. Then it started orbiting the moon. In every 30 minutes, the shuttle completed one revolution around the moon. Now the shuttle was getting closer. तो मून के बहुत पास था, अब जो शटल था वो मून, रॉकेट जो था वो मून के बहुत पास था, आ गया था। Then it started orbiting the moon. Orbiting means मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब वो मून के आसपास घूमता था, घूमने लग गया था, स्टार्ट करना चालू हो गया था। तो हर 32 मिनट्स में जो शटल था वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता था मून के आसपास, एक राउंड कंप्लीट करता था एक मून का आसपास। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सेशंस। द डोम शेप्ड settlements on the moon, which resembled the igloos of the Eskimos, were now visible. तो कभी लाइट होता था तो कभी डार्क होता था ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे जैसे वो शटल फिर वो जो शटल है वो चांद पर उतरने का तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ डोम थे। डोम में हाफ सर्कल शेप्ड सेटलमेंट्स, तो वो कैसे रिजेंबल कर रहे थे? इग्लूज की तरह, मतलब जहाँ जो एस्किमोज होते हैं, जो हमारे बर्फीले देशों में जो एस्किमोज होते हैं, जो बर्फ़ के अपने घर बनाते हैं, उन्हें इग्लूज कहते हैं। वो डोम जो थे वो कैसे शेप के थे? दिख रहे थे इग्लूज की तरह। After some time, Silas' shuttle made a slow, measured, and safe landing on the moon. The door of the shuttle was opened, and the children were escorted through a airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. तो कुछ समय बाद साइली का जो शटल था वो धीरे धीरे लैंड कर गया मून पर, और उसका जो डोर था वो फिर खोल दिया गया, और फिर वहाँ से जो बच्चे थे वो उनको बाहर निकाला गया थ्रू और एयरटाइट टनल में एक गुफा की तरह उनका एक निकलने का रास्ता था, तो वो एयरटाइट था। तो वो एयरटाइट टनल से निकले वो बच्चे टू द सेटलमेंट एट द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। तो वो जो बेस पे वो लोग निकले वो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? जो चांद पर सबसे पहले जिन्होंने यात्रा की थी, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उस जगह का नाम पड़ गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर वो बच्चे उतरे। द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शन एट द वेरी आउटसेट। तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी एंट्रेंस पर, तो उन्होंने कुछ एंट्रेंस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए फॉर अ सेफ journey to the base, gave some instruction at the very outset. तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उस रिसेप्शनिस्ट ने, ताकि उनकी जो यात्रा वो खुशनुमा और कंफर्टेबल हो जाए। आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। तो वो वेलकम करता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पर।
To make your stay on the moon pleasant and comfortable, I would like you to take certain precautions. कुछ precautions लेने होंगे आप सब लोगों को, ऐसा वो बोलता है, ताकि उनका जो मून पे रुकने का या ट्रिप जो है वो प्लीजेंट हो और कंफर्टेबल जाए. लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे. तो उनके जो इंस्ट्रक्शंस है वो ध्यानपूर्वक सुने और उसे फॉलो करें. You know that gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth. तो वो बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो 1/6 है अर्थ से. मीन्स मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे जो चीज़ें होती है वो नीचे हवा में नहीं रहती, वो ज़मीन पर गिर जाती. जैसे अगर आपने ये पेंसिल लिया, पेंसिल को मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिर गए. तो इसका मतलब यहाँ अपने अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है जिससे चीज़ें नीचे रहती है. जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जैसे मून, तो वहाँ पर चीज़ें नीचे नहीं रहेगी, हम चल भी नहीं पाएंगे, वहाँ पर हवा में ही उड़ते रहते हैं. इसलिए वहाँ पर ऐसे कुछ सेटलमेंट्स बनाए गए हैं. इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द मून अ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन आर्टिफिशियली मेंशन. तो वहाँ ऐसे कुछ सेटलमेंट्स बनाए गए हैं मून पे जहाँ पर वो चल सके, लेकिन उसके बाहर ऐसा आर्टिफिशियल सेटलमेंट बनाया गया है. ठीक है, लेकिन मून के बाहर इन सेटलमेंट्स के बाहर वो बहुत डेंजरस है. बस आउटसाइड दोज सेटलमेंट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क, है ना. तो जो सेटलमेंट्स उन्होंने आर्टिफिशियल सेटलमेंट्स बनाया है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स एक आर्टिफिशियली बनाया गया है, उससे बाहर चीज़ें डेंजरस है, ऐसा वो इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देम. आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, यहाँ घूम रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून. You all must be interested in carrying souvenirs back home from the moon. तो आप सबको बहुत एक्साइटमेंट होगी शॉपिंग करने के लिए मून पे. तो आप ऐसे कुछ चीज़ें कैरी कर सकते हैं जो आपको याद दिलाए कि आपने मून पर ट्रैवल किया था, ऐसा वो कहता है. प्लीज़ बाय द articles only from the shops which are inside the dome shaped settlements. तो वो कहते हैं कि आर्टिकल्स खरीदिए शॉप से जो डोम के अंदर है शॉप्स. ठीक है, there you will be assured of genuine articles. आपको वहाँ आपको बहुत श्योरिटी रहेगी कि आपको genuine मीन्स सच्ची आर्टिकल्स वहाँ मिले, वस्तु मिले. ठीक है, जो जेन्युइन हो. डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट्स. जो सेटलमेंट के बाहर जो शॉप्स थी तो वो अनऑथोराइज रहेगी, तो वहाँ से चीज़ें ना खरीदें. आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट स्टे ऑन द मून. वो उनको विश करता है कि आपका जो मून पे रुकना और जो ट्रैवल करना है वो हैप्पी रहे और प्लेजेंट रहे. A jam-packed 3 days program awaited the children on the moon. तो अब यहाँ हम कह सकते हैं जैम पैक्ड मतलब एक्सट्रीमली फुल ऑफ. उनका जो डेज थे वो प्रोग्राम, उनके जो 3 days का प्रोग्राम था वो एक्सट्रीमली फुल थे. तो अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून, जो मून पे उनके जो प्रोग्राम्स थे वो 3 दिन के लिए फुल थे. अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशंस ऑन द मून देयर वर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम. तो अर्थ के कैलकुलेशन से मून जो है वो 15 days वहाँ डे लाइट होता है और 15 days
नो मून लाइट होता है, मतलब लाइट नहीं होती, नाइट टाइम होता है, अंधेरा होता है। द 3 days ऑफ द ट्रिप वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द नाइट टाइम ऑन द मून। और जो 3 days होने वाले थे ट्रिप के, वो नाइट टाइम थे मून पर, वो पार्ट उनका अंधेरा वाला मतलब नाइट टाइम का था। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम क्या था पहला दिन का? आसमान को देखना, उनका निरीक्षण करना। तो बच्चों यहीं पर हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है, जिसमें हमने पेज नंबर 24 एंड 25 देखा है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मीन्स पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट पेजेस देखेंगे 26 एंड 27।